सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुई। पिटीशन में लिखा था लाखों लोग मजबूरी में ऐसा फ्यूल खरीद रहे हैं जिसे उनकी गाड़ियां संभालने के लिए बनी ही नहीं है। सोचिए, पेट्रोल पहले से ही महंगा है, सर्विस और मेंटेनेंस पहले से जेब पर बोझ डाल रही हैं और सरकार ने यह फैसला लिया कि पूरे देश में पेट्रोल पंप्स पर सिर्फ E20 पेट्रोल मिलेगा, यानी हर लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर। सरकार इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली और इंपोर्ट बचाने वाला कदम बताती है, लेकिन इस रोल आउट ने सीधे आम आदमी को मुसीबत में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इस पिटीशन ने 3 बड़े मुद्दे उठाए। पहला, जानकारी छुपाई गई। पेट्रोल पंप पर कहीं साफ नहीं लिखा होता कि नोजल से निकलने वाला फ्यूल E20 है या कुछ और। न अलग नोजल, न अलग टैंक, कस्टमर अंधेरे में है। दूसरा, कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। यूएस और यूरोप में एथेनॉल फ्री पेट्रोल यानी E0 हमेशा अवेलेबल है। वहां कस्टमर अपनी गाड़ी के हिसाब से फ्यूल चुनता है, लेकिन इंडिया में चॉइस ही खत्म कर दी गई। तीसरा, कंज्यूमर का हक छीना गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि बायर को इन्फॉर्म्ड चॉइस का अधिकार है, लेकिन यहाँ लोगों से उनका ये हक छीन लिया गया। पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में 3 डिमांड्स रखी हैं। पहला, पेट्रोल पंप्स पर एथेनॉल फ्री पेट्रोल E0 वापस उपलब्ध करवाया जाए। दूसरा, हर पंप पर एथेनॉल परसेंटेज क्लियर लिखा जाए। तीसरा, वारंटी और इंश्योरेंस से जुड़े नियम साफ और कंज्यूमर फ्रेंडली बनाए जाएं। यानी सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि क्या कोई भी पॉलिसी टिक सकती है अगर उसे लोगों से छुपाकर थोप दिया जाए और उसका पूरा रिस्क कंज्यूमर को ही उठाना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इस E20 के बैकलैश के पीछे का सीन क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारी गाड़ियां इस E20 फ्यूल को झेल सकती हैं। अप्रैल 2023 से पहले बनी गाड़ियां सिर्फ E10 फ्यूल यानी 10% इथेनॉल तक चलाने के लिए डिजाइन की गई थी। सिर्फ अप्रैल 2023 के बाद आने वाले मॉडल्स को ही E20 कंपैटिबल बनाया गया। यानी आज सड़क पर चल रही लगभग 90% गाड़ियां E20 के लिए बनी ही नहीं है। ग्राउंड पर इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है। वर्कशॉप और सर्विस सेंटर से लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं। इंजन्स में कोरोजन हो रहा है, फ्यूल सिस्टम पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं, सील्स और गास्केट टूट रहे हैं। कार ओनर्स कह रहे हैं कि उनका एवरेज 6 से 10% तक गिर गया है। 2019 से 2021 तक के मॉडल्स रफ चल रहे हैं और बार बार वर्कशॉप जाना पड़ रहा है। 2 व्हीलर्स ओवरहीटिंग और डैमेज झेल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल मेटल्स और रबर पार्ट्स को जल्दी घिस देता है। जो गाड़ियां इसके लिए बनी ही नहीं थी उनमें ब्रेकडाउन लगभग तय है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने 200 वोल्ट पर चलने वाला फैन खरीदा और उसे 300 वोल्ट पर चला दिया तो मोटर जल जाएगा। यही हाल उन गाड़ियों का है जिन्हें E10 के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब उनमें E20 जबरदस्ती डाला जा रहा है। अब सवाल है कि अगर गाड़ी खराब हुई तो बिल कौन देगा? गवर्नमेंट? नहीं, इसके लिए कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है। ऑयल कंपनीज? नहीं, उनका कहना है कि ब्लेंडिंग उनकी ड्यूटी है, डैमेज उनकी नहीं। कार कंपनीज? ना जी ना, उनका कहना है कि अगर मॉडल E20 कंपैटिबल नहीं था तो वारंटी ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी। और इंश्योरेंस कंपनी? नहीं भाई, वो क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं और रीजन देती हैं कि ये वियर एंड टियर है या मिसफ्यूलिंग है। सरकार कहती है कि इंश्योरेंस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन कोई रिटर्न रूल मौजूद नहीं है। न इंश्योरर लीगली बाउंड है और न मैन्युफैक्चरर्स। यानी सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो रिपेयर का पूरा खर्च आपकी जेब से जाएगा। वारंटी ऑटोमेटिकली रिस्क पर है और इंश्योरेंस भी क्लेम डिनाई कर दे रहा है। सरकार कहती है कि E20 पेट्रोल से पोल्यूशन घटेगा और हवा साफ होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी आसान नहीं है। लैब टेस्ट में एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल एमिशंस को कम दिखा सकता है, लेकिन इंडिया की सड़कों पर रियल वर्ल्ड कंडीशंस होती हैं। हर जगह ट्रैफिक जैम, खराब रोड कंडीशंस और ड्राइविंग पैटर्न्स जिसमें बार बार ब्रेक और एक्सेलरेशन शामिल हैं। ऐसे हालात में इथेनॉल का कंबशन पूरा नहीं हो पाता और इसका नतीजा ये होता है कि टेल पाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और हाइड्रोकार्बन यानी HC एमिशंस ज्यादा निकलते हैं। यानी पॉल्यूशन घटने की बजाय कई जगह बढ़ सकता है।
माइलेज पर भी इसका सीधा असर है। इथेनॉल की एनर्जी पेट्रोल से कम होती है। इसका मतलब है कि गाड़ी E20 पर उतनी दूरी तय नहीं करेगी जितना E10 या E0 पर कर सकती थी। कस्टमर पहले ही वर्कशॉप्स और फोरम्स में कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका एवरेज 6 से 10% तक गिर गया है। तो सवाल यही है, जब माइलेज गिर रहा है और इनकम्प्लीट कंबशन से पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे कहा जा सकता है? यही रीजन है कि कई एक्सपर्ट्स इसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, एनवायरनमेंट के नाम पर दिखावा। सरकार बार बार कहती है कि ब्राजील और यूएस जैसे देश इथेनॉल ब्लेंडिंग में आगे हैं, लेकिन यह कंपैरिजन पूरी तरह मिसलीडिंग है। ब्राजील की बात करें तो वहां ज्यादातर गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं। वो सिर्फ E20 नहीं बल्कि E85 तक ब्लेंड्स पर आराम से चल सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी डेकेड से इथेनॉल पर बेस है। अमेरिका और यूरोप में इथेनॉल ब्लेंडिंग रोल आउट हुआ, लेकिन इथेनॉल फ्री पेट्रोल यानी E0 हमेशा अवेलेबल रहा। पंप्स पर अलग अलग नोजल्स होते हैं, क्लियर लेबलिंग होती है और कस्टमर इन्फॉर्म डिसीजन लेता है। लेकिन इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स मार्केट में नहीं है। पेट्रोल पंप्स पर ना कोई क्लियर लेबलिंग है, ना ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। अवेयरनेस कैंपेन्स भी नहीं किया गया। तो सीधा सवाल उठता है, जब इंडिया का पुराना व्हीकल फ्लीट, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर अवेयरनेस का स्तर ब्राजील और यूएस जैसा है ही नहीं, तो फिर कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? सरकार लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि दुनिया ऐसा कर रही है तो हम भी करेंगे, लेकिन असलियत यह है कि इंडिया के हालात बिल्कुल अलग हैं। सरकार का टारगेट है कि आने वाले सालों में ब्लेंडिंग को बढ़ाकर E27 तक ले जाया जाए, लेकिन जब E20 रोल आउट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है तो E27 प्रैक्टिकली और भी बड़ा खतरा बनेगा। व्हीकल डैमेज और बढ़ेगा। जो गाड़ियां अभी E20 से स्ट्रगल कर रही हैं वो E20 पर और जल्दी ब्रेक डाउन करेगी। इंश्योरेंस और वारंटी डिस्प्यूट मल्टीप्लाई होंगे। कस्टमर और कंपनीज के बीच लिटिगेशन का बोझ और ज्यादा बढ़ेगा। कंज्यूमर बैकलैश होगा। माइलेज गिरने और रिपेयर बिल्स बढ़ने से पब्लिक एंगर और बढ़ेगा। और अगर कोर्ट ने E20 को ही लीगली क्वेश्चनेबल माना तो E27 रोल आउट प्रैक्टिकली असंभव होगा। ये साफ दिख रहा है कि जल्दबाजी में इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने का मतलब होगा ज्यादा नुकसान और ज्यादा बैकलैश। सरकार बार बार कहती है कि इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है। अगर ये सच है तो फिर पेट्रोल की कीमत आम आदमी के लिए कम क्यों नहीं हुई? रिटेल प्राइस वहीं ऊंचा रखा गया। इसका असली फायदा साफ दो प्लेयर्स को मिला। पहला, शुगर इंडस्ट्री और इथेनॉल प्रोड्यूसर्स। इथेनॉल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सोर्स शुगर मिल्स हैं। E20 रोल आउट के बाद इन मिल्स को गारंटीड मार्केट मिला। डिमांड अपने आप बढ़ी और कॉर्पोरेट शुगर लॉबी की जेब भर गई। दूसरा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता है, लेकिन पंप्स पर पेट्रोल की कीमत वही रखी गई। कॉस्ट घटी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया और नुकसान वो सिर्फ कंज्यूमर को हुआ। कस्टमर वही पैसा दे रहा है, लेकिन फ्यूल ऐसा मिल रहा है जिससे माइलेज गिर रहा है, इंजन पर रिस्क बढ़ रहा है और मेंटेनेंस का एक्स्ट्रा खर्च उसकी जेब से निकल रहा है। सरकार ने E20 रोल आउट को बेचने के लिए बड़े बड़े स्लोगन्स दिए। एनवायरनमेंट का नाम लेकर कहा गया कि यह एक ग्रीन इनिशिएटिव है। फार्मर्स का नाम लेकर कहा गया किसानों की जेब भर जाएगी। नेशनलिज्म का नाम लेकर कहा गया इंपोर्ट्स घटेंगे और इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा। लेकिन सच सामने आया तो ये सारे स्लोगन सिर्फ खोखले निकले। पॉल्यूशन घटाने की जगह कई जगह एमिशंस और बढ़े। छोटे किसान वैसे ही परेशान रहे, जबकि कॉर्पोरेट शुगर मिल्स और एथेनॉल प्रोड्यूसर्स मोटी कमाई कर रहे हैं। और जो एनर्जी इंडिपेंडेंस का नारा था वो बस किताबों और भाषणों में रह गया, क्योंकि असल में जनता को ना चॉइस मिली और ना कोई प्रोटेक्शन। असलियत यही है कि ये रोल आउट जनता के लिए नहीं था, ये सिर्फ ऑप्टिक्स और दिखावे की राजनीति थी। एनवायरनमेंट और किसान का नाम आगे रखकर असली फायदा दिया गया कॉर्पोरेट्स और ऑयल कंपनीज को। सुप्रीम कोर्ट की PIL इस बात का पहला सबूत है कि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं और ये बैकलैश यही नहीं रुकेगा। इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट होंगे तो और लोग IRDA और कोर्ट्स में जाएंगे। वारंटी डिस्प्यूट्स कार कंपनीज और कस्टमर्स के बीच बढ़ेंगे। कंज्यूमर फोरम्स और हाई कोर्ट्स में मास पिटिशंस दाखिल होंगी। माइलेज गिरने और रिपेयर बिल्स बढ़ने का सीधा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है, और जब जनता की जेब पर असर पड़ता है तो जनता सरकारें पलट देती हैं। अब सोचिए, अगर कल आपकी गाड़ी E20 से खराब हो जाए तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? न सरकार, न कार कंपनी, न इंश्योरेंस, अकेले आप। अगर आप भी मानते हैं कि ये फ्यूल पॉलिसी जनता के साथ अन्याय है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।